है इसको सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है या उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान जो है, उसके अंदर 25 पार्ट्स हैं। जब बना था उसके अंदर 22 पार्ट्स थे और एट प्रेजेंट ये 25 पार्ट हो चुके हैं। तो इन 25 पार्ट में से वह कौन सा पार्ट है भारतीय संविधान का जिसके अंदर भारत की न्याय व्यवस्था यानी जुडिशरी की बात की गई है? तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो अलग पार्ट में है, और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो अलग पार्ट में। अगर देखें सुप्रीम कोर्ट तो भारतीय संविधान के पार्ट 5, कौन से भाग में दोस्तों? पार्ट 5 में आता है, ये 5वें भाग में आता है। और अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं, ये आर्टिकल 5वें पार्ट के तहत आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक इतने आर्टिकल में कवर किया गया सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन साथियों आप लोगों के सारे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल 12-13 याद रख लीजिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल क्वेश्चन, आप उनको याद रखोगे। और अगर आप उनको याद रखोगे तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन उनमें से नहीं आ रहा तो वो ऑप्शन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको वो आर्टिकल्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तब भी आप अपने क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। देखिए इससे पहले मैं कुछ 3-4 आर्टिकल मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में, क्योंकि मैं जो लेक्चर आगे चलेगा तो उसके बीच में मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा, हम उसके बारे में पहले ही आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 4 आर्टिकल आप अलग से याद रखोगे साथियों। आर्टिकल जैसे 124 है, आर्टिकल 131 है, आर्टिकल 137 है और आर्टिकल 143 है। साथियों 4 आर्टिकल सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आर्टिकल्स आते हैं सरकारी नौकरी के एग्जाम में, जब भी आप देखते हो तो ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे पहले कि जो आर्टिकल 124 है इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई है भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था करने की, कि केंद्र को या संसद को जो ये पावर दी गई कि वो क्या करे, एक भारत में एक न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक अपेक्स कोर्ट की स्थापना करे। अपेक्स कोर्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी इसके अंदर कॉम्पोजिशन आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? कॉम्पोजिशन आ जाता है। कॉम्पोजिशन मतलब उसका गठन, कि किस प्रकार से आप उसको बनाओगे, उसको व्यवस्था में लेके आओगे सुप्रीम कोर्ट को। तो आप यहां से क्वेश्चन याद कर लेना कि सुप्रीम कोर्ट के गठन या सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की बात भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत आती है? तो साथियों आर्टिकल 124 के तहत आती है। अभी 3 आर्टिकल है, इनमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। आर्टिकल 131 में क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। किसकी बात की गई साथियों? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब मूल आरंभिक अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार, इसको समझते हैं। यानी हम इसको ये कह सकते हैं उसका सुप्रीम कोर्ट का अक्षेत्राधिकार क्या होगा, ये भी बोल सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहां तक अपने फैसले सुना सकता है, उसको क्या सीमा जहां तक वो अपने फैसले सुना सकता है, कहां तक जाकर के वो छानबीन कर सकता है चीजों की। तो वो सारे के सारे उसके अधिकार क्षेत्र में जो भी बात आएंगे वो उसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में बोला जाएगा। तो पेपर में आता है सुप्रीम कोर्ट के मूल आरंभिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत कवर किए गए? तो आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब आप आगे देखोगे कि आर्टिकल 137 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो आर्टिकल 137 है इसके अंदर दिया गया, और इसके अंदर दिया गया जुडिशियल रिव्यूज, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यूज यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यूज। साथियों इसको समझते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को डिटेल डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है, यकीन मानिए। और इस टॉपिक को, इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ के साथ अगर हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। वैसे मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूं, मीडियम में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है कि आपको टॉपिक का जो मेन जो एसेंस है, जो सार है, क्या वो आप लोगों को समझ में आ पाया। बस अगर आपको चीजों की समझ है तो वहां क्वेश्चन आपकी कोई भी लैंग्वेज में दिए गए हो आप बना लोगे। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी कोई एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर नहीं है, बिल्कुल क्लोज है। समझिए इसको, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यूज। देखिए कई बार क्या होता है कि संसद, क्योंकि संसद लगा लो या छोटे लेवल पे, स्टेट लेवल पे विधानसभा लगा लो यानी लेजिस्लेटिव असेंबली लगा लो, उनको लोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। वो देश के लिए और राज्यों के लिए कानून बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि वो ऐसे कानून बना देते हैं
कि उनका आने वाले भविष्य में उनका क्या रिजल्ट होगा वो उसका पता नहीं चल पाता, बहुत ज्यादा क्रूशियल भी हो सकते हैं। जैसे अभी ये 3 कानून जो लागू किए हैं एग्रीकल्चर को लेकर के संसद ने, अब देखिए किसान आंदोलन पे बैठे हैं, जबकि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा लिया इसके लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि इनका आने वाले दूरगामी प्रभाव बहुत बुरे देखने को मिलेंगे तो वो रोक लगा सकती है। यानी जो भी संसद ने बिल पास किया, कानून पास किया, उसको रिव्यू करने के लिए बोल सकती है, उसको दोबारा जारी करने के लिए बोल सकती है, भाई इसमें हमको ये कमियां लगती है, आप इस कमियों को दूर करने की कोशिश करिए। ये दो जुडिशियल रिव्यूज 2 टाइप के होते हैं, एक अपना ही फैसला जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हम बात कर रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट मान लो कोई भी फैसला सुनाया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी अपराधी को 10 साल की सजा सुना दी और वो तथ्यों के अभाव में इवेंट जो भी उसके एविडेंस है उसके अभाव में उसको सजा होगी। लेकिन कुछ सालों के बाद पता चला कि जो फैसला हमने सुनाया था वो गलत सुनाया गया, असल में वो गलत तथ्य पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो फिर क्या करेगी, दोबारा से उसी फाइल को खोल के सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले को बदल सकती, रिव्यू कर सकती है। उसी बंदे को जिसको 10 साल की सजा दी गई थी उसको अगली बार बाइज्जत बरी भी कर सकती है। तो आप लोग देखोगे यानी संसद वाले जो कानून है उनको बदलाने का अधिकार भी है, दोबारा रिव्यू करने के लिए भेज सकती है और अपने सुनाए गए फैसले को भी रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 137 के तहत आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143, अब आपको पता है साथियों कि जो देश में कानून बनते हैं उनके ऊपर आखिरी मोहर भारत के राष्ट्रपति की लगती है। किसकी लगती है? भारत के राष्ट्रपति की लगती है। अब आप लोग देखोगे कि ये जरूरी नहीं है कि जो भारत का राष्ट्रपति बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, और क्योंकि उस कानून से पूरा देश चलेगा और हजारों सालों तक वो कानून देश में आगे बना रहेगा। अगर वो बहुत अच्छा है तो आने वाली सरकार अगर उसमें जब तक बदलाव ना करना चाहे तब तक वो चलता रहेगा कानून। अब देखिए उसको मोहर लगाने से पहले अगर वो चाहे कि किसी भी कानूनी सलाहकार से इसके बारे में पूछ लिया जाए कि जिस कानून पे मैं अपनी आखिरी मोहर लगा रहा हूं और मेरी मोहर के बाद ये जो बिल था ये एक्ट बन जाएगा यानी कानून बन जाएगा, तो उससे पहले मैं किसी से पूछ लूं कि इसका फायदा और नुकसान क्या कुछ होगा, तो किसी से भी वो एक कानूनी सलाह मांग सकता है उस बिल को लेकर के। और भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता साथियों कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो आर्टिकल 143 में वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है भारत का राष्ट्रपति, यानी सुप्रीम कोर्ट कैन सजेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं, किसी भी राष्ट्रपति कानूनी सलाह मांग सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है तो उसे कानूनी सलाह ही मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट को ये कानूनी सलाह देनी पड़ेगी, मजबूर है वो ये नहीं कह सकती कि नहीं हमको कोई कानूनी सलाह नहीं देनी, ये देनी पड़ेगी। लेकिन ये भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को माने या ना माने। तो आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन उस सलाह को मानना ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये चारों आर्टिकल साथियों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इनको याद रखोगे। यहां से क्वेश्चन अगर आएगा सुप्रीम कोर्ट का बन जाएगा। आप पूरा भरोसा रख के चलिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे होंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आप लोग पहले अपने जो वीडियो है इसके नोट्स बना रखे हैं उनको ढंग से पढ़ो और फिर क्वेश्चन आंसर लगाओ। प्रीवियस ईयर जो सुप्रीम कोर्ट से बने वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे होंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, सारे आपके क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए अब बात करते हैं कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, देखिए भारत में सुप्रीम कोर्ट है, जो न्याय व्यवस्था भारत में जो जुडिशियल सिस्टम है वो 3 टाइप की कोर्ट में बटा हुआ है। सबसे छोटे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट आता है, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय। उसके बाद आपका हाई कोर्ट आता है, ये राज्य लेवल पे हो जाता है, ये जिला लेवल पे, ये राज्य लेवल पे हो जाता है। और सबसे टॉप पे लेवल पे आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। और क्योंकि ये सबसे टॉप पर है इस करके इसको अपेक्स कोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? अपेक्स कोर्ट। अपेक्स का मतलब सर्वोच्च, सबसे ऊपर। ये भारत की अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है, भारत में किस टाइप की न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया साथियों। किसको? एकीकृत, यानी यूनिफॉर्म या यूनिटरी बोल सकते हैं इसको, यूनिफॉर्म या यूनिटरी। एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया। इसका मतलब समझते साथियों ये होता क्या है? मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में जो कोर्ट है वो केंद्र सरकार के लिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग होगी और राज्य सरकारों के लिए अलग होगी। उन दोनों के लिए एक ही कोर्ट होती है।
दोनों किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब एक ही कोर्ट, तो इसका मतलब एकीकृत न्याय व्यवस्था। चाहे केंद्र सरकार हाई कोर्ट में जा सकती है, राज्य सरकार भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार भी जा सकती है, केंद्र सरकार भी जा सकती है। तो केंद्र और राज्यों के लिए ऐसे नहीं कि वो केंद्र है तो उसके लिए कोई सेंटर की अलग से कोई कोर्ट होगी, स्टेट की कोई अलग से कोर्ट होगी। ये सारी की सारी कोर्ट सेंटर और स्टेट के मुद्दे सुन सकती है। समझ पा रहे ना साथियों? तो इसी का मतलब यूनिटरी या यूनिफॉर्म जो जुडिशियल स्ट्रक्चर भारत में अपनाया गया है, एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। आगे समझते साथियों, ये उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब आगे चलते हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग इसके लिए अगर बेटर वे में समझना चाहते हैं तो आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कर लीजिए, आवाज बहुत अच्छे से क्लियर होगी और इंटरेस्ट बन जाएगा आपका इस टॉपिक में। आगे देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि क्या है, अपेक्स कोर्ट है भाई। कहां है? अपेक्स कोर्ट। और अभी मैंने बताया भारतीय संविधान के 5वें भाग के आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक इसका विस्तार है, वहां तक वर्णन किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। अब आगे देखोगे कि इसकी थोड़े से बैकग्राउंड में चलते हैं, इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाके देखते हैं। आप लोग देखोगे कि अंग्रेज जो भारत में थे, अंग्रेज वो भी भारत में कोर्ट का स्ट्रक्चर लेके आना चाहते थे, भारत में कोर्ट का स्ट्रक्चर वो अपनाना चाहते थे। आपने देखा होगा तो भारत सरकार अधिनियम आता है, एक भारत सरकार अधिनियम अंग्रेज लेके आए थे, या भारत शासन अधिनियम भी बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है। रूल इंडिया एक्ट, रूल इंडिया एक्ट ये आता है 1935 में। और रूल इंडिया एक्ट जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने पास करके भारत में भेजा था, लगभग 66% जो आज के टाइम पे भारत का संविधान बना हुआ है वो इसी एक्ट का लगभग 66% जो इसमें अंग्रेजों ने बातें लिखी थी उनको एज इट इज उठा लिया गया है। तो इसके अंदर से एक कॉन्सेप्ट उठाया वो सुप्रीम कोर्ट का है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बोला कि भारत के लिए एक कोर्ट होनी चाहिए, पूरे भारत के लिए। उन्होंने एक फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की बात की थी, यानी संघीय न्यायालय की बात की थी। किसकी बात की थी? संघीय न्यायालय की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नाम नहीं रखा था, उन्होंने क्या लिखा था कि संघीय न्यायालय की बात कर रहे थे। असल में जो आज के टाइम पे हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो इस फेडरल कोर्ट की कॉपी है, क्या है? उसका प्रतिरूप है, ठीक है ना। ये फेडरल कोर्ट के नाम से जो अंग्रेजों ने अपने जो इस एक्ट में 1935 के एक्ट में जो बात लिखी थी जिसको फेडरल कोर्ट बोला गया, असल में वो फेडरल कोर्ट नहीं, आज के टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट देख पा रहे वही सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की बात करती थी, बात की गई है। आगे देखते साथियों कि ये इसके कंपोजिशन यानी इसका गठन, यानी सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी वो क्या कुछ है, ठीक है। देखिए आगे पढ़ते सुप्रीम कोर्ट का गठन साथियों, कंपोजिशन, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 124 में यह बताया गया है कि भारत में एक ऊपर, सबसे ऊपर एक कोर्ट होगी जिसको सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था या उसके कंपोजिशन, उसके गठन की बात कौन से आर्टिकल में आती साथियों? आर्टिकल 124 में। याद कर लेना, यहां से 124 आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। क्या आता है साथियों? सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के बारे में पूछ ले, वैसे हाई कोर्ट एक अलग वीडियो बनाऊंगा हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट पूछ ले तो क्या करना, ये बीच वाला 2 को इधर कर दो और पहले वाला 1 को इधर कर दो, यानी 2 और 1 इधर कर दिया और लास्ट वाले को सीधा रख दो आप लोग। तो 214 में क्या है? हाई कोर्ट की बात आती है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों आर्टिकल आप लोग याद रख पाओगे। आगे देखते हैं कि 124 में इसकी व्यवस्था की बात की गई है। तो 124 या 124 का पहला जो है, इसका पहला पार्ट पड़ता है आर्टिकल 124(1) में। अब इसके अंदर क्या बात की गई थी? जो जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट बनी थी हमारी, तो उसमें क्या था? एक तो था चीफ जस्टिस, एक क्या था? चीफ जस्टिस, यानी भारत का एक तो मुख्य न्यायाधीश था और उसके अलावा 7 अदर जजेस थे। क्या थे? 7 अन्य जज थे, अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो कुल मिलाकर के जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था तो कुल 8 थे। टोटल कितने थे? कितने जज थे सुप्रीम कोर्ट में? 8 थे। जब भारत का संविधान जब भारत का सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई थी तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ उसमें 7 अन्य जज जो सुप्रीम चीफ जस्टिस के अलावा थे, तो उनकी संख्या कुल मिला के साथियों कितनी थी? 8 थी। लेकिन भारत के संविधान ने संसद को यह पावर दे रखी है। ध्यान रखिए, ये बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार आया ये क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी जो संख्या होती है, उनका जो नंबर होता है, ये डिसाइड कौन करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज
जजों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण भारत का संसद यानी भारत का पार्लियामेंट करता है, तो संसद को यह अधिकार है। तो शुरू में कितने थे साथियों, 8 थे। तो सुप्रीम जो भारत की संसद है उसने समय समय पर इसकी संख्या में बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट एक चीफ जस्टिस है, यानी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो पूरे भारत का चीफ जस्टिस बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा। यानी एक तो है सीजेआई और इसके अलावा 30 अन्य जज हैं, 30 अदर जज हैं। समझ पा रहे हो कितने हैं, 30 अन्य जज है। तो कुल मिलाकर के आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, 31 जजेस हैं। अगर पेपर में आए तो एट प्रेजेंट कितनी है, 31। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे कितने थे, 8 थे। तो ये वाला 2008-9 में कांग्रेस सरकार थी जब, तो उस टाइम में 2008 के लास्ट में बिल लेके आ गया और फिर इसको पास किया गया 2009 में। तो 2008-9 में ये पास कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या अब 31 होगी। क्यों, क्योंकि समय समय पर जब अपराध बढ़ते जाते, देश की संख्या जनसंख्या बढ़ती जाती है तो मामलों में वृद्धि होती जाती थी। मामलों में क्या, आपराधिक मामलों में वृद्धि होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है। तो उन बढ़ोतरी की समय पर, उन मामलों की समय पर सुनवाई हो जाए, इसके लिए जजों की संख्या समय समय पर बढ़ाने की बात की गई है। और जजों की संख्या जो बढ़ाते हैं या कम करते हैं, अगर अपराध कम हो जाए तो जजों की संख्या कम भी की जा सकती है, अगर बढ़ जाए तो जजों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन ये कम और ज्यादा करने का अधिकार संख्या को संसद के पास है। यहां तक समझ पाए होंगे, आगे चलते हैं। अब इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, जजों की कौन करता साथियों, नियुक्ति। जजों की नियुक्ति के ऊपर चलते हैं, यानी अपॉइंटमेंट्स। जजों की नियुक्ति कौन करता है, ध्यान रखिएगा, जजों की नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 124(2) में बात की गई है। अब जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है साथियों, जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा। और इनमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भारत का राष्ट्रपति चुन लेता है। अब आगे क्या करता है, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या अन्य जज हो, उनकी नियुक्ति एक बार कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। एक बार जब वो जज चुने जाए तो उसके बाद क्या करते हैं कि अन्य जज जो रिटायरमेंट के बाद जो नए जज आएंगे, जो भी नए जज आएंगे उनसे क्या किया जाएगा, एक कॉलेजियम बना दिया जाएगा। ठीक है ना, क्या है, एक कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम, ये कॉलेजियम सिस्टम कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की, जो नए जज अपॉइंट करने, राष्ट्रपति करेगा अपॉइंट, ये ध्यान रखोगे। लेकिन एक कॉलेजियम उनका नाम रिकमेंड करेगा। मान लो स्टार्टिंग में जितने भी 7-8 जितने भी थे, तो उन्होंने क्या किया, बाद में जो जज आए उन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन दी कि भाई हम इन बंदों को आगे सुप्रीम कोर्ट में जज देखना चाहते हैं। तो उनका नाम आगे कॉलेजियम ने आगे फॉरवर्ड किया और भारत के राष्ट्रपति ने उनको अपॉइंट कर दिया। ठीक है ना, तो कॉलेजियम सिस्टम उनके अपॉइंटमेंट में चलता है। तो इस कॉलेजियम सिस्टम में होता क्या साथियों, देखिए इसमें क्या होता है, एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, सीजेआई होता है, प्लस 4 अदर जज होते हैं। ये सीनियर मोस्ट जज होते हैं, 4 अदर जजेज। यही यानी टोटल कॉलेजियम में स्ट्रेंथ कितनी होती है साथियों, 5 जज होते हैं। कितने होते हैं साथियों, 5 जज होते हैं। अब ये जिसका भी नाम रिकमेंड करेंगे, मान लो किसी की रिटायरमेंट होगी तो उसकी जगह नए बंदे को, उस वॉइड को, उस गैप को फिल करने के लिए कोई नया बंदा बुलाना पड़ेगा, नया जज बुलाना पड़ेगा। और उस जज की अपॉइंटमेंट यानी नाम पहले ये देंगे, ये नॉमिनेट करेंगे और भारत का राष्ट्रपति फिर उसको अपॉइंटमेंट कर देगा। पावर अपॉइंटमेंट की भारत के राष्ट्रपति के पास है। उम्मीद करता हूं साथियों ये वाली चीजें आप लोगों को अभी तक समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, आगे अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हो तो आपको जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, तो ये देख लीजिए, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात साथियों याद रखोगे कि कोई भी मेन, मतलब जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन की बात आती है इंडियन पॉलिटी के अंदर, जो भी मेन डिपार्टमेंट उनके हेड की या मेन पद जो है सरकार, जो भारत के संविधान के तहत दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले एक बात कॉमन है, वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है ना, इंडियन सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए।
भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। अब क्योंकि आप जज चुने जा रहे हो, क्योंकि भारत की पहली बात तो भारतीय होना चाहिए और आप जज चुन रहे हैं। अगर आप जज चुन रहे हो तो आप लोग एक बात देखोगे कि आपको वकालत की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो किस टाइप की वकालत की नॉलेज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जज चुने जाने के लिए? दूसरी जो क्वालिफिकेशन है, यानी कम से कम किसी एक हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होती है, आपको पता है, या एक से अधिक, एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में 5 वर्षों तक जज रह चुका हो। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, खैरियत से होंगे। और आपका मैं मेरे YouTube चैनल कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर मोहाली पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई और डिफरेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, जिनका अभी आगे एग्जाम होना आप लोगों का। साथियों, मैं आप लोगों को ये लेक्चर शुरू होने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। जैसे अभी जो पंजाब पुलिस की जो आगे भर्ती आने वाली है अभी, उसमें आपके अलग से एक कॉलम दे रखा जिसमें इंडियन पॉलिटी यानी जो भारत का संविधान है और इंडियन पिनल कोड आईपीसी की जो है महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उनके ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अलग से ही दे रखा आप लोगों के लिए ये। और आपको मैं जो इस YouTube चैनल पर, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको इंडियन पॉलिटी और आईपीसी की सारी धाराएं करवाऊंगा और आप लोग देखोगे कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में जो मैं करवाया उसमें से ही आएंगे, पूरा उसमें से बन के आएंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जब भी आप देखोगे, आगे कंटिन्यू करोगे जब भी इसको, तो जो भी टॉपिक मैं इसमें आपके लिए लेके आ रहा हूं इस चैनल के ऊपर, आप उस टॉपिक को पूरा पढ़िए साथियों, उसको पूरा सुनिए और उस टॉपिक को पूरा सुनने के बाद साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चंस को लगाइए और आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के अटेम्प्ट हो पा रहे होंगे। और जब भी आप क्वेश्चंस को अपने दम पे अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जो जीके सबका वीक पॉइंट होता था वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। ठीक है ना? देखिए साथियों, आपका जो इंडियन पॉलिटी है पूरा डिटेल करवाऊंगा। ये सिर्फ पंजाब के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पंजाब के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें तो आएगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएससी लेवल तक की बात कर लीजिए, वहां तक के क्वेश्चन भी हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। देखिए साथियों, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है सुप्रीम कोर्ट लिया है। ठीक है ना? कुल मिलाकर के आपके 20 से 25 टॉपिक इंपोर्टेंट बनते इस सब्जेक्ट में, इंडियन पॉलिटी में। तो उनमें से आज जो पहला टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए वो सुप्रीम कोर्ट है। इसको सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है या उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान जो है, उसके अंदर 25 पार्ट्स हैं। जब बना था उसके अंदर 22 पार्ट्स थे और एट प्रेजेंट ये 25 पार्ट हो चुके हैं। तो इन 25 पार्ट में से वह कौन सा पार्ट है भारतीय संविधान का जिसके अंदर भारत की न्याय व्यवस्था यानी जुडिशरी की बात की गई है? तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो अलग पार्ट में है और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो अलग पार्ट में। अगर देखें सुप्रीम कोर्ट, तो भारतीय संविधान के पार्ट 5 कौन से भाग में दोस्तों? पार्ट 5 में आता है, ये 5वें भाग में आता है। और अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं, ये आर्टिकल 5वें पार्ट के तहत आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक इतने आर्टिकल में कवर किया गया सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन साथियों, आप लोगों को सारे के सारे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल 12-13 याद रख लीजिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल क्वेश्चन, आप उनको याद रखोगे। और अगर आप उनको याद रखोगे तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन उनमें से नहीं आ रहा तो वो ऑप्शन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको वो आर्टिकल्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तब भी आप अपने क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। देखिए, इससे पहले मैं कुछ 3-4 आर्टिकल मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में, क्योंकि मैं जो लेक्चर आगे चलेगा तो उसके बीच में मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा, हम उसके बारे में पहले ही आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 4 आर्टिकल आप अलग से याद रखोगे साथियों। आर्टिकल जैसे 124 है, आर्टिकल 131 है, आर्टिकल 137 है और आर्टिकल 143 है।
साथियों 4 आर्टिकल सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आर्टिकल्स आते हैं सरकारी नौकरी के एग्जाम में, जब भी आप देखते हो तो ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे पहले कि जो आर्टिकल 124 है इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था करने की, कि केंद्र को या संसद को जो ये पावर दी गई कि वो क्या करे, एक भारत में एक न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक अपेक्स कोर्ट की स्थापना करे। अपेक्स कोर्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी इसके अंदर कॉम्पोजिशन आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों, कॉम्पोजिशन आ जाता है। कॉम्पोजिशन मतलब उसका गठन, कि किस प्रकार से आप उसको बनाओगे, उसको व्यवस्था में लेके आओगे सुप्रीम कोर्ट को। तो आप यहां से एक क्वेश्चन याद कर लेना कि सुप्रीम कोर्ट के गठन या सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की बात भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत आती है, तो साथियों आर्टिकल 124 के तहत आती है। अभी 3 आर्टिकल है, इनमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। आर्टिकल 131 में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। किसकी बात की गई साथियों, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब मूल आरंभिक अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार, इसको समझते हैं। यानी हम इसको ये कह सकते हैं उसका सुप्रीम कोर्ट का अक्षेत्राधिकार क्या होगा, ये भी बोल सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहां तक अपने फैसले सुना सकता है, उसको क्या सीमा जहां तक वो अपने फैसले सुना सकता है, कहां तक जाकर के वो छानबीन कर सकता है चीजों की, तो वो सारे के सारे उसके अधिकार क्षेत्र में जो भी बात आएंगे वो उसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में बोला जाएगा। तो पेपर में आता है सुप्रीम कोर्ट के मूल आरंभिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत कवर किए गए, तो आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब आप आगे देखोगे कि आर्टिकल 137 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो आर्टिकल 137 है इसके अंदर दिया गया इसके अंदर दिया गया जुडिशियल रिव्यूज, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यूज, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यूज। साथियों इसको समझते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को डिटेल डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है, यकीन मानिए। और इस टॉपिक को, इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ अगर हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। वैसे मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूं, मीडियम में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है कि आपको टॉपिक का जो मेन जो एसेंस है, जो सार है, क्या वो आप लोगों को समझ में आ पाया। बस अगर आपको चीजों की समझ है तो वहां क्वेश्चन आपकी कोई भी लैंग्वेज में दिए गए हो आप बना लोगे। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी को एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर नहीं है, बिल्कुल क्लोज है, समझिए इसको। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यूज। देखिए कई बार क्या होता है कि संसद, क्योंकि संसद लगा लो या छोटे लेवल पे स्टेट लेवल पे विधानसभा लगा लो, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली लगा लो, उनको लोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। वो देश के लिए और राज्यों के लिए कानून बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि वो ऐसे कानून बना देते हैं कि उनका आने वाले भविष्य में उनका क्या रिजल्ट होगा वो उसका पता नहीं चल पाता, बहुत ज्यादा क्रूशियल भी हो सकते हैं। जैसे अभी ये 3 कानून जो लागू किए हैं एग्रीकल्चर को लेकर के संसद ने, अब देखिए किसान आंदोलन पे बैठे हैं, जबकि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा लिया इसके लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि इनका आने वाले दूरगामी प्रभाव बहुत बुरे देखने को मिलेंगे तो वो रोक लगा सकती है। यानी जो भी संसद ने बिल पास किया, कानून पास किया, उसको रिव्यू करने के लिए बोल सकती है, उसको दोबारा जारी करने के लिए बोल सकती है, भाई इसमें हमको ये कमियां लगती है, आप इस कमियों को दूर करने की कोशिश करिए। ये 2 जुडिशियल रिव्यूज 2 टाइप के होते हैं। एक अपना ही फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हम बात कर रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट मान लो कोई भी फैसला सुनाया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी अपराधी को 10 साल की सजा सुना दी और वो तथ्यों के अभाव में, इवेंट जो भी उसके एविडेंस है उसके अभाव में उसको सजा होगी। लेकिन कुछ सालों के बाद पता चला कि जो फैसला हमने सुनाया था वो गलत सुनाया गया, असल में वो गलत तथ्य पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो फिर क्या करेगी, दोबारा से उसी फाइल को खोल के सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले को बदल सकती, रिव्यू कर सकती है। उसी बंदे को जिसको 10 साल की सजा दी गई थी उसको अगली बार बाइज्जत बरी भी कर सकती है। तो आप लोग देखोगे यानी संसद वाले जो कानून है उनको बदलाने का अधिकार भी है, दोबारा रिव्यू करने के लिए भेज सकती है और अपने सुनाए गए फैसले को भी रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 137 के तहत आता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143, अब आपको पता है साथियों कि जो देश में कानून बनते हैं,
कानून बनते हैं, उनके ऊपर आखिरी मोहर भारत के राष्ट्रपति की लगती है। किसकी लगती है? भारत के राष्ट्रपति की लगती है। अब आप लोग देखोगे कि ये जरूरी नहीं है कि जो भारत का राष्ट्रपति बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, और क्योंकि उस कानून से पूरा देश चलेगा और हजारों सालों तक वो कानून देश में आगे बना रहेगा। अगर वो बहुत अच्छा है तो आने वाली सरकार अगर उसमें जब तक बदलाव ना करना चाहे तब तक वो चलता रहेगा कानून। अब देखिए, उसको मोहर लगाने से पहले अगर वो चाहे कि किसी भी कानूनी सलाहकार से इसके बारे में पूछ लिया जाए कि जिस कानून पे मैं अपनी आखिरी मोहर लगा रहा हूं और मेरी मोहर के बाद ये जो बिल था ये एक्ट बन जाएगा यानी कानून बन जाएगा, तो उससे पहले मैं किसी से पूछ लूं कि इसके फायदा और नुकसान क्या कुछ होगा, तो किसी से भी वो एक कानूनी सलाह मांग सकता है उस बिल को लेकर के। और भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता साथियों कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो आर्टिकल 143 में वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है भारत का राष्ट्रपति, यानी सुप्रीम कोर्ट कैन सजेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं, किसी भी राष्ट्रपति कानूनी सलाह मांग सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है तो उसे कानूनी सलाह मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट को ये कानूनी सलाह देनी पड़ेगी, मजबूर है वो ये नहीं कह सकती कि नहीं हमको कोई कानूनी सलाह नहीं देनी, ये देनी पड़ेगी। लेकिन ये भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को माने या ना माने। तो आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन उस सलाह को मानना ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये चारों आर्टिकल साथियों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इनको याद रखोगे। यहां से क्वेश्चन अगर आएगा सुप्रीम कोर्ट का बन जाएगा। आप पूरा भरोसा रख के चलिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे होंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आप लोग पहले अपने जो वीडियो है इसके नोट्स बना रखे हैं उनको ढंग से पढ़ो और फिर क्वेश्चन आंसर लगाओ। प्रीवियस ईयर जो सुप्रीम कोर्ट से बने वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे होंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, सारे आपके क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए, अब बात करते हैं कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, देखिए भारत में सुप्रीम कोर्ट है, जो न्याय व्यवस्था भारत में जो जुडिशियल सिस्टम है वो 3 टाइप के कोर्ट में बटा हुआ है। सबसे छोटे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट आता है, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। उसके बाद आपका हाई कोर्ट आता है, ये राज्य लेवल पे हो जाता है, ये जिला लेवल पे, ये राज्य लेवल पे हो जाता है। और सबसे टॉप पे लेवल पे आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। और क्योंकि ये सबसे टॉप पर है इस करके इसको अपेक्स कोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? अपेक्स कोर्ट। अपेक्स का मतलब सर्वोच्च, सबसे ऊपर। ये भारत की अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है, भारत में किस टाइप की न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया साथियों। किसको? एकीकृत, यानी यूनिफॉर्म या यूनिटरी बोल सकते हैं इसको, यूनिफॉर्म या यूनिटरी। एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया। इसका मतलब समझते साथियों ये होता क्या है? मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में जो कोर्ट है वो केंद्र सरकार के लिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग होगी और राज्य सरकारों के लिए अलग होगी। उन दोनों के लिए एक ही कोर्ट होती है, दोनों किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब एक ही कोर्ट, तो इसका मतलब एकीकृत न्याय व्यवस्था। चाहे केंद्र सरकार हाई कोर्ट में जा सकती है, राज्य सरकार भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार भी जा सकती है, केंद्र सरकार भी जा सकती है। तो केंद्र और राज्यों के लिए ऐसे नहीं कि वो केंद्र है तो उसके लिए कोई सेंटर की अलग से कोई कोर्ट होगी, स्टेट की कोई अलग से कोर्ट होगी। ये सारी की सारी कोर्ट सेंटर और स्टेट के मुद्दे सुन सकती है। समझ पा रहे ना साथियों? तो इसी का मतलब यूनिटरी यूनिफॉर्म जो जुडिशियल स्ट्रक्चर भारत में अपनाया गया है, एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। आगे समझते साथियों, ये उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब आगे चलते हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग इसके लिए अगर बेटर वे में समझना चाहते हैं तो आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कर लीजिए, आवाज बहुत अच्छे से क्लियर होगी और इंटरेस्ट बन जाएगा आपका इस टॉपिक में। आगे देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि क्या है, अपेक्स कोर्ट है भाई। कहां है? अपेक्स कोर्ट। और अभी मैंने बताया भारतीय संविधान के 5वें भाग के आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक इसका विस्तार है, वहां तक वर्णन किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। अब आगे देखोगे कि इसकी थोड़े से बैकग्राउंड में चलते हैं, इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाके देखते हैं। आप लोग देखोगे कि अंग्रेज जो भारत में थे, अंग्रेज वो भी भारत में कोर्ट का स्ट्रक्चर लेके आना चाहते थे, भारत में कोर्ट का स्ट्रक्चर वो अपनाना चाहते थे। आपने देखा होगा तो भारत सरकार अधिनियम आया था, एक भारत सरकार अधिनियम अंग्रेज लेके आए थे, या भारत शासन अधिनियम भी बोल सकते इसको, एक ही बात है। रूल इंडिया एक्ट, रूल
इंडिया एक्ट, ये आता है 1935 में। और रूल इंडिया एक्ट जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने पास करके भारत में भेजा था, लगभग 66% जो आज के टाइम पे भारत का संविधान बना हुआ है वो इसी एक्ट का लगभग 66% जो इसमें अंग्रेजों ने बातें लिखी थी उनको एज इट इज उठा लिया गया है। तो इसके अंदर से एक कॉन्सेप्ट उठाया वो सुप्रीम कोर्ट का है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बोला कि भारत के लिए एक कोर्ट होनी चाहिए पूरे भारत के लिए। उन्होंने एक फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की बात की थी, यानी संघीय न्यायालय की बात की थी। किसकी बात की थी? संघीय न्यायालय की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नाम नहीं रखा था, उन्होंने क्या लिखा था कि संघीय न्यायालय की बात कर रहे थे। असल में जो आज के टाइम पे हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो इस फेडरल कोर्ट की कॉपी है, क्या है? उसका प्रतिरूप है, ठीक है ना। ये फेडरल कोर्ट के नाम से जो अंग्रेजों ने अपने जो इस एक्ट में 1935 के एक्ट में जो बात लिखी थी जिसको फेडरल कोर्ट बोला गया, असल में वो फेडरल कोर्ट नहीं, आज के टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट देख पा रहे वही सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की बात करती थी, बात की गई है। आगे देखते साथियों कि ये इसके कंपोजिशन यानी इसका गठन यानी सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी वो क्या कुछ है, ठीक है। देखिए आगे पढ़ते सुप्रीम कोर्ट का गठन साथियों, कंपोजिशन, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 124 में यह बताया गया है कि भारत में एक ऊपर सबसे ऊपर एक कोर्ट होगी जिसको सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था या उसके कंपोजिशन, उसके गठन की बात कौन से आर्टिकल में आती साथियों? आर्टिकल 124 में। याद कर लेना यहां से 124 आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। क्या आता है साथियों? सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के बारे में पूछ ले, वैसे हाई कोर्ट एक अलग वीडियो बनाऊंगा हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट पूछ ले तो क्या करना है, ये बीच वाला 2 को इधर कर दो और पहले वाले 1 को इधर कर दो, यानी 2 और 1 इधर कर दिया और लास्ट वाले को सीधा रख दो आप लोग। तो 214 में क्या है? हाई कोर्ट की बात आती है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों आर्टिकल आप लोग याद रख पाओगे। आगे देखते हैं कि 124 में इसकी व्यवस्था की बात की गई है। तो 124 या 124 का पहला जो है, इसका पहला पार्ट पड़ता आर्टिकल 124(1) में। अब इसके अंदर क्या बात की गई थी? जो जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट बनी थी हमारी, तो उसमें क्या था? एक तो था चीफ जस्टिस, एक क्या था? चीफ जस्टिस, यानी भारत का एक तो मुख्य न्यायाधीश था और उसके अलावा 7 अदर जजेस थे। क्या थे? 7 अन्य जज थे, अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो कुल मिलाकर के जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था तो कुल 8 थे। टोटल कितने थे? कितने जज थे सुप्रीम कोर्ट में? 8 थे। जब भारत का संविधान जब भारत का सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई थी तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ उसमें 7 अन्य जज जो सुप्रीम चीफ जस्टिस के अलावा थे, तो उनकी संख्या कुल मिला के साथियों कितनी थी? 8 थी। लेकिन भारत के संविधान ने संसद को यह पावर दे रखी है। ध्यान रखिए, ये बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार आया ये क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी जो संख्या होती है, उनका जो नंबर होता है, ये डिसाइड कौन करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण भारत का संसद यानी भारत का पार्लियामेंट करता है। तो संसद को यह अधिकार है। तो शुरू में कितने थे साथियों? 8 थे। तो सुप्रीम जो भारत की संसद है उसने समय समय पर इसकी संख्या में बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट एक चीफ जस्टिस है, यानी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो पूरे भारत का चीफ जस्टिस बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा। यानी एक तो है CJI और इसके अलावा 30 अन्य जज हैं, 30 अदर जज हैं। समझ पा रहे हो कितने हैं? 30 अन्य जज है। तो कुल मिलाकर के आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 31 जजेस हैं। अगर पेपर में आए तो एट प्रेजेंट कितनी है? 31। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे कितने थे? 8 थे। तो ये वाला 2008-9 में कांग्रेस सरकार थी जब, तो उस टाइम में 2008 के लास्ट में बिल लेके आ गया और फिर इसको पास किया गया 2009 में। तो 2008-9 में ये पास कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या अब 31 होगी। क्यों? क्योंकि समय समय पर जब अपराध बढ़ते जाते, देश की संख्या जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो मामलों में वृद्धि होती जाती थी। मामलों में क्या? आपराधिक मामलों में वृद्धि होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है। तो उन बढ़ोतरी की समय पर, उन मामलों की समय पर सुनवाई हो जाए, इसके लिए जजों की संख्या समय समय पर बढ़ाने की बात की गई है। और जजों की संख्या जो बढ़ाते हैं या कम करते हैं, अगर अपराध कम हो जाए तो जजों की संख्या कम भी की जा सकती है, अगर बढ़ जाए तो जजों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन ये कम और ज्यादा करने का अधिकार
संख्या को संसद के पास है। यहां तक समझ पाए होंगे, आगे चलते हैं। अब इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है जजों की? कौन करता साथियों? नियुक्ति। जजों की नियुक्ति के ऊपर चलते हैं, यानी अपॉइंटमेंट्स। जजों की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखिएगा, जजों की नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 124(2) में बात की गई है। अब जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है साथियों? जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा। और इनमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भारत का राष्ट्रपति चुन लेता है। अब आगे क्या करता है, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या अन्य जज हो, उनकी नियुक्ति एक बार कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। एक बार जब वो जज चुने जाए तो उसके बाद क्या करते हैं कि अन्य जज जो रिटायरमेंट के बाद जो नए जज आएंगे, जो भी नए जज आएंगे, उनसे क्या किया जाएगा? एक कॉलेजियम बना दिया जाएगा, ठीक है ना। क्या है? एक कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम। ये कॉलेजियम सिस्टम कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की, जो नए जज अपॉइंट करने, राष्ट्रपति करेगा अपॉइंट, ये ध्यान रखोगे, लेकिन एक कॉलेजियम उनका नाम रिकमेंड करेगा। मान लो स्टार्टिंग में जितने भी 7-8 जितने भी थे, तो उन्होंने क्या किया, बाद में जो जज आए उन्होंने क्या किया? रिकमेंडेशन दी कि भाई हम इन बंदों को आगे सुप्रीम कोर्ट में जज देखना चाहते हैं, तो उनका नाम आगे कॉलेजियम ने आगे फॉरवर्ड किया और भारत के राष्ट्रपति ने उनको अपॉइंट कर दिया, ठीक है ना। तो कॉलेजियम सिस्टम उनके अपॉइंटमेंट में चलता है। तो इस कॉलेजियम सिस्टम में होता क्या साथियों? देखिए, इसमें क्या होता है, एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, CJI होता है, प्लस 4 अदर जज होते हैं। ये सीनियर मोस्ट जज होते हैं, 4 अदर जजेज। यही यानी टोटल कॉलेजियम में स्ट्रेंथ कितनी होती है साथियों? 5 जज होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 5 जज होते हैं। अब ये जिसका भी नाम रिकमेंड करेंगे, मान लो किसी की रिटायरमेंट होगी तो उसकी जगह नए बंदे को, उस वॉइड को, उस गैप को फिल करने के लिए कोई नया बंदा बुलाना पड़ेगा, नया जज बुलाना पड़ेगा, और उस जज की अपॉइंटमेंट, यानी नाम पहले ये देंगे, ये नॉमिनेट करेंगे, और भारत का राष्ट्रपति फिर उसको अपॉइंटमेंट कर देगा। पावर भारत अपॉइंटमेंट की भारत के राष्ट्रपति के पास है। उम्मीद करता हूं साथियों ये वाली चीजें आप लोगों को अभी तक समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। आगे अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हो तो आपको जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए? क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए? तो ये देख लीजिए, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात साथियों याद रखोगे कि कोई भी मेन, मतलब जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन की बात आती है इंडियन पॉलिटी के अंदर, जो भी मेन डिपार्टमेंट उनके हेड की, या मेन पद जो है सरकार, जो भारत के संविधान के तहत दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले एक बात कॉमन है, वो भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है ना। इंडियन सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। अब क्योंकि आप जज चुने जा रहे हो, क्योंकि भारत की पहली बात तो भारतीय होना चाहिए, और आप जज चुन रहे हैं। अगर आप जज चुन रहे हो तो आप लोग एक बात देखोगे कि आपको वकालत की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो किस टाइप की वकालत की नॉलेज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जज चुने जाने के लिए? दूसरी जो क्वालिफिकेशन है, यानी कम से कम किसी एक हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होती है, आपको पता है, या एक से अधिक, एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में 5 वर्षों तक जज रह चुका हो।